सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बैंकिंग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बैंकिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि एग्जैक्टली बैंक तो आपको पता है, मगर एक बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट क्या होता है, वक्रांगी में कैसे मिलेगा आपको, क्या होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती है। फिर हम बात करेंगे जो वक्रांगी की तरफ से आपको बीसी पॉइंट मिल रहा है उसके बेनिफिट्स, और फिर हम जाएंगे एसबीएम के बीसी पॉइंट के बारे में। और लास्टली जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे एसबीएम बैंक का जो बीसी पॉइंट होता है उसके ऑपरेशंस कैसे रन होते हैं। ये हम ऐसे 3 पार्ट में पूरा टॉपिक अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एजेंडा। जो पार्ट 1 है उसका एजेंडा क्या होगा। पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री के बारे में, बैंकिंग के बारे में, बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडवांटेजेस और कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं ना, प्रोसेस होता है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग के अंत तक हम चाहते हैं कि आप समझ सको कि एक बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कैसे काम करता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ओके, अभी सबसे मेजर जो चैलेंज है, ठीक है, अभी बैंक हर कोई जानता है। आप में से हर कोई बैंक अकाउंट है आपके पास, आप बैंक में जाते हो। ओके, आप अलग अलग एरिया से हो, आप रूरल एरिया से होगे, कोई फ्रेंचाइजीज, या कोई होगे जो सिटी से है। ओके, लेकिन हमारी जो जगह है इस पर बहुत डिपेंडेंट है कि हमको किस तरह की बैंकिंग मिल रही है। कि आज के डेट में मतलब 21st सेंचुरी आ गई है, 21वीं सदी है, फिर भी 50% आबादी इंडिया की अभी भी अनबैंक्ड है या अंडर बैंक है। ऐसे रूरल एरियाज है, रूरल प्लेसेस है जहां पर बैंकिंग की सर्विस अब तक नहीं पहुंची है। ठीक है, मतलब वहां पे बैंक है ही नहीं। अब इसके पीछे भी ना बहुत सारे चैलेंजेस है। देखिए, बैंक के अपने चैलेंज है। वहां पे कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहां पे कॉस्ट ज्यादा है। अभी आप अगर एक लॉजिकली सोचे तो बैंक का ब्रांच चलाना जो सिटी में जो कॉस्ट है, रूरल में भी वही कॉस्ट है, क्योंकि उतना ही बड़ा एरिया चाहिए, उतना ही सिक्योरिटी चाहिए, उतनी ही कनेक्टिविटी चाहिए। फिर वहां पर कस्टमर बेस कम होता है। तो एक बैंक के लिए रूरल या बहुत ही डिजर्टेड एरिया में अपना ब्रांच चलाना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, और ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता उनके लिए। ठीक है, और अगर हम वहां के लोगों की बात करें, कस्टमर्स की बात करें, एंड यूजर, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उनके पास ना बैंकिंग की फैसिलिटीज है, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। एक पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उससे वो डिप्राइव्ड है। अभी आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को समझा। ठीक है, तो 2006 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया या अलाउ किया बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो ये बैंकिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कहा जाता है या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कहा जाता है, या जिसे बीसीए भी कहते हैं। ओके, बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट। ओके, तो ये जो करेस्पॉन्डेंट क्या होता है, अब हम पहले ये समझेंगे। तो अभी आरबीआई ने इनको अलाउ किया, इसके पीछे 2 मेजर रीजन है। ओके, एक जो सबसे पहला रीजन ये है कि लोग जो है इजीली, ओके, अपनी सर्विसेज ले पाए। ओके, उनको कोई सर्विस दे पाए बैंकिंग की। दूसरा, बैंक का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि बैंक का बिजनेस भी उधर चल सके, और मतलब कस्टमर को भी फायदा हो। ठीक है, तो इसी को अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो ये बीसी क्या होता है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, दीज आर डिफरेंट नेम्स। ठीक है, सब वही होता है। तो एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो इंडिविजुअली काम करता है।
खुद ही सारे काम करके बैंक को देता है। यानी कि ये जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है अकाउंट ओपनिंग, इसमें आ सकता है कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, इसमें आ सकता है आरडी एफडी खोलना, या कोई और जो सर्विसेज होती है जो बैंक देना चाहती है बीसी पॉइंट के थ्रू, वो प्रोवाइड करना। ठीक है, प्लस इनके पास कुछ लिमिटेड चीजें होती है जैसे कि लैपटॉप, एक एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा होता है माइक्रो एटीएम, यानी कि छोटी सी मशीन होती है जिसपे कार्ड स्वाइप करके एटीएम पिन डालकर इस कार्ड की मदद से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है आपका एटीएम, माइक्रो एटीएम कहा जाता है जिसे। तो ये सब इस्तेमाल करके ये सर्विसेज दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, और बैंक के लिए जहां पे अनप्रॉफिटेबल था, जहां पे डिफिकल्ट था, जहां पे चैलेंजेस थे एक बैंक ब्रांच खोलने में, वहां पे ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट काम कर रहा है और बैंक के लिए बिजनेस भी ला रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है, और उसी वक्त कस्टमर्स का भी फायदा हो रहा है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो इसीलिए एक बीसी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए आरबीआई ने क्या किया 2006 में, जब भी बीसी पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ तो तभी एक लिस्ट आ गई थी कि एलिजिबल कौन होगा, हु कैन एक्चुअली रन अ बीसी पॉइंट। ओके, या कॉमन सर्विस सेंटर भी जिसे कहते हैं, जब बीसी पॉइंट जो है, तो उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन की, जैसे कि फर्स्ट था प्रायोरिटी में रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज, क्योंकि वो बैंकिंग ऑलरेडी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस को यूज किया जाए एज अ बीसी पॉइंट। ओके, वो बैंकिंग की सर्विस अपने बीसी पॉइंट की सर्विस पोस्ट ऑफिस में ही रख दे, ये एक था। दूसरा था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओस रन कर सकते हैं बीसी पॉइंट। सेल्फ हेल्प के जो ग्रुप्स होते हैं, रिटायर्ड टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिटायर्ड है, और इंडिविजुअल ओनर्स जिसकी शॉप है, मेडिकल शॉप, किराना शॉप एक्सेट्रा, या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, या ऐसी कंपनीज जो 1956 एक्ट के अंदर बनी हुई है, मगर जिसमें हम एनबीएफसी को एक्सक्लूड करते हैं। एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव हो जाता है, वो भी सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनको एक्सक्लूड किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, आरबीआई ने इस चीज को और थोड़ा चेंज कर दिया। ओके, तो अभी आरबीआई ने अलाउ किया कि बैंक किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकती है एज अ कॉमन सर्विस सेंटर, एज बीसी पॉइंट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट पॉइंट ऑफ अ बैंक। ओके, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया रख दिया, सब्जेक्ट टू बैंक्स कंफर्ट लेवल। ओके, यानी कि बैंक के कंफर्ट लेवल के हिसाब से इंडिविजुअल अपॉइंट होगा। ओके, और इसके अंदर बैंक कैरी आउट कर सकता है कुछ चेक्स, कुछ सिक्योरिटी चेक्स, क्योंकि एडिशनली उन लोग को सेफ गार्ड करना है अपने कस्टमर्स को, अपनी सर्विसेज को। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि रिस्क मिनिमाइज करने के लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो बहुत बेसिक हो जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जिसमें फिजिकली विजिट किया जाता है एक सेंटर पे, देखने के लिए कि सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंडीशन में है, उसमें क्या क्या सर्विसेज आ सकती है, नहीं आ सकती, ये सारी चीजें देखी जाती है। ओके, तो ये तीन बेसिक चेक होते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम बैंक्स है, मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम बैंक्स ने क्या किया, नॉलेज लेवल के लिए एक एग्जाम ऐड कर दिया, तो अभी हम वो देखेंगे। तो ये एग्जाम है बीसीबीएफ, यानी कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट किया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, ये जो इंस्टीट्यूट है ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं बीसीबीएफ। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो एग्जाम होता है इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस होती है 800 रुपीज। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट अगर आपने क्लियर नहीं किया फर्स्ट में तो सेकेंड अटेम्प्ट 400 होता है, प्रोवाइडेड दो क्राइटेरिया है, आप सेम यूजर आईडी से कर रहे हो दूसरा एग्जाम। दूसरा क्राइटेरिया ये 120 डेज के अंदर है, 120 डेज क्रॉस हो गए तो वापस 800 भरना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक पीसीबीएफ एग्जाम। ओके, आपको एक छोटी सी बात बता दूं,
क्योंकि ये आरबीआई का रूल था कि इट्स बेस्ड ऑन बैंक्स कंफर्ट लेवल। तो अभी भी कुछ बैंक्स है जिसके लिए एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, ओके, जिसमें से एसबीएम एक बैंक है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे उसके बारे में। अभी हम पहले जानते हैं एडवांटेजेस एक कस्टमर के लिए क्या होता है। देखिए, कस्टमर का एडवांटेज तो बहुत सिंपल है। कस्टमर को मिल रहा है डोर स्टेप सर्विस, मतलब उनके डोर स्टेप पे बैंकिंग। आपको भरोसा नहीं होएगा, अगर मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, तब बहुत सारी जगहों पर लोगों के पास पैसे नहीं थे। वो बाहर नहीं जा पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से। उनको अपने खुद के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने थे ताकि वो उसे खर्च कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके। उस वक्त हमारे बहुत सारे बीसी पॉइंट्स जो थे, हमारी फ्रेंचाइजीज आप ही की तरह, हमारी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज लैपटॉप और अपनी डिवाइसेस लेकर, एक एटीएम जो आता है ना, माइक्रो एटीएम, और एक होता है बायोमेट्रिक स्कैनर लेकर कस्टमर्स के घर घर गए, उनको हेल्प किया ताकि वो पैसे विड्रॉ कर सके। इसके बारे में एक आर्टिकल भी आया था, अप्रिशिएट हुई थी ये सर्विस बहुत ज्यादा, और कहा गया था कि ये शायद आगे का फ्यूचर शायद ये बीसी पॉइंट्स ही बनेंगे। तो ये एक था इस तरह से सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी, बट उसमें बिजनेस भी हो ही रहा है क्योंकि आप पर ट्रांजैक्शन आप अर्न करते हो, ठीक है। बट देखा जाए तो उस वक्त ये बहुत जरूरी था। तो ये डोर स्टेप सर्विस है, ओके। डोर स्टेप मिलती है कस्टमर को सर्विस, रीजनेबल रेट्स पे मिलता है, करप्शन रिड्यूस होता है क्योंकि बैंक आ जाती है तो जो मनी लेंडर्स है, प्राइवेट फाइनेंसेस, वो फिर कम हो जाते हैं। सो करप्शन या हायर इंटरेस्ट कुछ इस तरह का बुरा कोई होता नहीं है। जैसे कि मनी लेंडर्स मोस्टली दे गिव आउट लोन्स एट वेरी हाई कॉस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। लेकिन बैंक का सेंटर कोई आ गया नजदीक में, अभी आप खुद ही सेव कर पा रहे हो, एफडी बना पा रहे हो, आरडी बना पा रहे हो, लोन के लिए अप्लाई कर पा रहे हो फ्रेंचाइजी के थ्रू, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन्स। तो फ्रेंचाइजी आने से, एक केंद्र आने से उनकी ये सारी दिक्कत हट जाती है। जो वो किसी प्राइवेट फाइनेंसर से जो पैसे ले रहे थे वो रुक जाता है, ठीक है। उनके पैसे भी सिक्योर रहते हैं। तो कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो क्या हो रहा है ना कि एक ऐसे रूरल एरिया में, ऐसे डिस्कनेक्टेड लोकेशन में जहाँ पे लोग रह रहे थे, उनको ये केंद्र कनेक्ट कर रहा है पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड से, ओके। उनको प्रोवाइड कर रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सेविंग की हैबिट्स, वो डिपॉजिट करने के ऑप्शंस, इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस जो उनके पास पहले नहीं थे, ओके। तो ये बेनिफिट है एक कस्टमर का, फ्रेंचाइजी के थ्रू, एक केंद्र के थ्रू, एक बीसी पॉइंट के थ्रू। और एक बीसी पॉइंट का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फैसिलिटेट करना, बैंकिंग की सर्विसेज देना अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को, ताकि सोसाइटी के हर लेवल के लोग इसकी सर्विस का फायदा उठा सके। नहीं तो क्या होता है ना, देखिए 5 to 10% ही ऐसा पॉपुलेशन होता है रूरल में, 10-20% जो एफोर्ड कर पाते हैं, थोड़ा ट्रैवल कर पाते हैं, व्हीकल्स होते हैं, दूर जाके बैंकिंग को यूज कर पाते हैं, या डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस जो ऑनलाइन यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके केंद्र आने से ना 100% पॉपुलेशन को एक बैंकिंग पॉइंट अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ये सारी सर्विसेज दे पाते हैं। और इसके अलावा जो आधार सीडिंग है, आधार के थ्रू जो पेमेंट्स होते हैं आप वो भी कर पाते हो। तो बैंकिंग में अगर मैं बैंकिंग सर्विस की बात करूं तो आप दे पाएंगे अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर की सर्विस, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, और बाकी सर्विसेज आप दे पाएंगे। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर पाएंगे माइक्रो एटीएम, ओके। माइक्रो एटीएम देखिए एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है, ओके, जिसके ऊपर कार्ड स्वाइप किया जाता है, यहाँ पे पिन डाली जाती है और इसके थ्रू पेमेंट होता है। तो बेसिकली कस्टमर क्या कर रहे हैं ना, खुद का कार्ड स्वाइप कर रहे हैं और खुद का एटीएम पिन डाल रहे हैं। तो जैसे एटीएम का ट्रांजैक्शन होता है ये वैसे ही होता है, एनपीसीआई के स्विच के थ्रू उनके ही अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता है, आपको कंफर्मेशन आता है और आप उतना पैसा उनको कैश में दे देते हो अपने पास से, ठीक है। और वो पैसे आपके सेटलमेंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। आगे हम समझेंगे सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया आ गया।
दूसरा एक होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। ओके, अभी AEPS क्या होता है कि आधार नंबर देते हैं कस्टमर्स, अपना बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से क्या होता है, वेरिफिकेशन, और आधार से जो लिंक्ड अकाउंट है वो अपने ही उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर पाता है। इसे AEPS कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम समझते हैं कि BC पॉइंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट पॉइंट कैसे मिलता है। ओके, हम वो जानेंगे, तो इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनलाइज बैंक से बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक है ना, इनका BC पॉइंट कम से कम 3 से 6 महीने में मिलता है। पर मेरे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है जो 1 1 साल तक भी रुके हैं, उसके बाद में या तो वो मिला है या तो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत सारे नेशनलाइज बैंक्स हैं जो इतना समय भी ले रहे हैं। अब उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, चलो समझते हैं। पहले तो BCA का आइडेंटिफिकेशन होता है कि BCA कौन बनेगा, उसकी डिटेल्स अपडेट हो गई। अब जो BCA बन रहा है उसको मिनिमम 12th होना चाहिए। ओके, और उसके बेसिक वेरिफिकेशन हो गया। ओके, अब वो एग्जाम दे रहे हैं, IIBF का जो एग्जाम है BCBF, वो उनको देकर एग्जाम देना है और उसमें सर्टिफाई होना है। सेकेंड स्टेप। थर्ड, अब उसी बैंक का जो नियरेस्ट ब्रांच होगा, नियरेस्ट ब्रांच, ओके, वहां से एक अप्रूवल आएगा, एक रीजनल ऑफिस का अप्रूवल आएगा, हेड ऑफिस का अप्रूवल आएगा। फिर एक अलग से एक टीम होती है बैंक की जो फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। फिर देखा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट बैंक ब्रांच। अब RBI ने इस पॉइंट को हटाने की रिक्वेस्ट डाली थी और कहा भी गया है कि जो डिस्टेंस है नियरेस्ट बैंक ब्रांच से वो ना देखा जाए। बट मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली क्या होता है, अगर एक बैंक है, ठीक है, रूरल में उनके लिए ब्रांच चलाना ऐसे ही प्रॉफिटेबल नहीं है, और उसके बहुत ही नजदीक में अगर वो किसी को BC पॉइंट दे दे तो क्या होता है, उनके लिए और अनप्रॉफिटेबल हो जाता है, और फिर उनके लिए वो ब्रांच चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो BC पॉइंट रूरल एरिया के नियरेस्ट ब्रांच के पास नहीं देते हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, कस्टमर का उनका कैलकुलेशन होता है डेंसिटी के हिसाब से, उतने डिस्टेंस के हिसाब से ही वो आगे देते हैं। ओके, तो ये एक चीज है। उसके अलावा सेटलमेंट अकाउंट खोलना होता है, तो बहुत सारे जो बैंक्स है इनका अपना एक प्रिफर्ड बैंक होता है, यानी कि वो बोलते हैं हमारे ये XYZ बैंक्स है, आप इसी के नियरेस्ट ब्रांच में आप खोलिए। इसमें भी दिक्कत आती है, आप जहाँ पे रह रहे हो वो ब्रांचेस वहां से काफी दूर है, आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो ये सारा क्राइटेरिया है। एक नॉर्मल में सीक्वेंस जो है ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ये सारे 9 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें 3 to 6 मंथ्स चले जाते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, बट एवरेज 3 to 6 मंथ्स है। और बहुत एक्सेप्शनल केसेस है जो साल भर भी चले हैं। ठीक है, ये है नॉर्मल बैंक्स के प्रोसेस और टाइम फ्रेम। मगर मैं आपको अगर बताऊं, SBM बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जी हाँ, मॉरिशस की बैंक है, इंटरनेशनल बैंक जिसको RBI ने परमिशन दिया है, कंप्लीटली एक डिजिटल बैंक है, बहुत सारे कंट्रीज में और फिर इंडिया में आई है। इंडिया में इनके कुछ 15 ब्रांचेस है, और यहाँ पे ये पूरी तरह सिर्फ BC पॉइंट के थ्रू, यानी कि बैंक करस्पॉन्डेंट के थ्रू एक्सपैंड होना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके यहाँ पर अगर आपको BC पॉइंट खोलना है, ठीक है, आपको सिर्फ 7 दिन लगेंगे, 7 वर्किंग डेज, दैट्स इट। ओके, 7 वर्किंग डेज में आपका BC पॉइंट खुल जाएगा। कैसे? 3 आसान स्टेप। पहला, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि BCA कौन बनेगा, यानी कि बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट कौन बनेगा, आप खुद या कोई और। आपको सिर्फ उसकी डिटेल अपडेट करनी है VKMS पर, दैट्स इट। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो टाइप हुआ SBM के साथ, तो उन्होंने बहुत सारे वेरिफिकेशन हटा दिए, उसके पीछे जो डिटेल्स है मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है,
दूसरा जो स्टेप है उसमें आईएफएससी कोड आपको एंटर करना है, किसका? नियरेस्ट बैंक ब्रांच का, जहां पर आप सेटलमेंट अकाउंट खोलना चाहते हो। ओके, जहां पर भी आपको सेटलमेंट अकाउंट खोलना है वहां का आईएफएससी कोड आपको अपडेट करना है यहाँ पे। जैसे ही आप अपडेट करते हो आपको मिल जाएगा एक लेटर, ओके, हमारी तरफ से, जो सेटलमेंट अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट का लेटर है। आप वो लेटर लेके जाएंगे, सेटलमेंट अकाउंट खोलेंगे और सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल अपडेट करेंगे वीकेएमएस पर। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो जैसे ही आप ये कर देते हो, तीसरा स्टेप, इसके बराबर 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज में आपका एसबीएम का बीसी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं एसबीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो स्पीड है जिसमें ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या जिसमें ये एक्टिवेट हो रहा है वो काफी अच्छा है। तो आपका वर्किंग डेज वेस्ट नहीं होता, 3 मंथ 6 मंथ्स आप रुकते नहीं हो। कितने सारे बीसी पॉइंट ने तो दो दो ले लिए केंद्र की आईडीज, एक खुद के नाम पे किसी और के नाम पे, और इस तरह से उन्होंने पहले एसबीएम लेके स्टार्ट कर दिया और दूसरे बैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं, ताकि वो 6 महीना साल भर भी अगर लगता है तब तक रुकना नहीं है, बिजनेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट बैंकिंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट। ओके, तो अभी हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। अभी हम समझेंगे एसबीएम का जो बीसी पॉइंट है, ओके, जो वक्रांगी के पास से मिल रहा है आपको, वो एग्जैक्टली क्या है, उसमें आपको क्या मिलेगा, हम पहले अभी वो जानेंगे। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, नाउ ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एजेंडा के साथ। आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? ओके, नाउ अभी इसमें हम जानेंगे एसबीएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने आपको एसबीएम का कुछ ब्रीफ बताया था, थोड़ा और बताऊंगा मैं आपको। फिर हम जानेंगे एसबीएम के बेनिफिट्स, एसबीएम का बेनिफिट कस्टमर के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे एक बीसी पॉइंट का ऑनबोर्डिंग एसबीएम का कैसे होता है। ठीक है, इसको कंपेयर भी करेंगे दूसरे बैंक के साथ, कि आप दूसरा बैंक का बीसी पॉइंट लेते हो या एसबीएम लेते हो, दोनों में क्या फर्क है, क्या देखना है आपको, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ बेनिफिट एसबीएम के ऑपरेशंस के, एसबीएम के फाइनेंशियल्स के, और एक फ्रेंचाइजी का कमीशन क्या बनता है एसबीएम में। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ सको कि एसबीएम का बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का बेनिफिट और उसका वर्किंग क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एसबीएम के बारे में, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मॉरिशस की बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ओके, और इस बैंक के अंदर आप जो है, इनको आरबीआई ने परमिशन दिया है, ये कंप्लीटली एक डिजिटल बैंक है। ओके, और हमारा टाइप एसबीएम के साथ कुछ ऐसा हुआ है, वक्रांगी का और एसबीएम का टाइप, कि एसबीएम बहुत ही खुश थे हमारे सेटअप से। ओके, उन्होंने देखा हमारे केंद्र को कितनी अच्छी तरह से ब्रांडिंग की जाती है, एक जैसे सारे केंद्र है, इसीलिए कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है। ओके, पूरी तरह डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा, 7 वर्किंग डेज में बीसी पॉइंट रेडी हो जाएगा। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। इसमें आप ये सारी सर्विस दे पाएंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बैंकिंग की सर्विसेज, जिसके अंदर आता है अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, और हम देख पाएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और दूसरी बैंकिंग की सर्विसेज। ओके, और देखिए, अगर हम बात करें ना फ्रेंचाइजी की बेनिफिट,
तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज म्यूट पे रहिए, आपके यहाँ से जो बैकग्राउंड नॉइज आएगा वो दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सभी के बेनिफिट के लिए मैं सभी को म्यूट पे रख रहा हूँ। ओके, इन केस आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है, आप अपना हाथ रेज कीजिए, मैं उसे आंसर करूंगा। ओके, या आपके पास कोई क्वेरी है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, मैंने एक लिंक भी शेयर किया है आपके साथ चैट पर। ठीक है, सो हम फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो अभी मैं बात कर रहा था बेनिफिट ऑफ फ्रेंचाइजी, राइट। आप एक फ्रेंचाइजी हो, आपका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपका है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है बैंक के ऊपर। ओके, दूसरा जो है, आपको जो है रुकना नहीं है, आपका वेटिंग पीरियड नहीं है कि कोई आएगा वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली डिजिटल है। ओके, और ये जो है ना एक्टिवेशन एक हफ्ते में हो जाता है, 7 वर्किंग डेज। ओके, उसके अलावा इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग होता है, कुछ मिनट में आप अकाउंट खोल पाते हो अपने कस्टमर्स के लिए। ओके, आप ही का मोनोपोली होता है एसबीएम के लिए, क्योंकि कैसे हो जाता है ना कि आप जो है इजीली, क्योंकि कंपनी जो है पूरी तरह स्प्रेड हो रही है या एक्सपैंड हो रही है बीसी पॉइंट के थ्रू। ओके, तो उस लोकेशन में, उस एरिया में आप ही का मोनोपोली, आप ही प्रोवाइड कर रहे हो एसबीएम की सर्विस। ओके, इसके अलावा सबसे बढ़िया कमर्शियल, सबसे बढ़िया कमीशन आपको मिलता है एसबीएम में। ओके, और मैं अगर बात करूं कस्टमर के बेनिफिट के बारे में, देखिए कस्टमर को जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, जीरो मिनिमम बैलेंस। ओके, मतलब मिनिमम बैलेंस जीरो भी रख सकता है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई अकाउंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस फीस भी नहीं है, एनुअल फी नहीं है। ठीक है, उनको फ्री में रुपए कार्ड मिलेगा, मंथली मिलेगा इंटरेस्ट। देखिए बहुत सारी बैंक जो है ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, या 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, या कोई कोई मंथली देते हैं। तो एसबीएम में हमारे पास मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अपने कस्टमर्स को। और आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स है अभी भी, ओके, जो पूरी तरह फ्री अकाउंट नहीं देते। वो अगर जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये एनुअल चार्जेस काफी ज्यादा होता है, 500 to 750। हमारे यहाँ पे जीरो है। बहुत सारे अभी डिजिटल अकाउंट्स फ्री में दिए जा रहे हैं, जीरो बैलेंस, बट उसमें एटीएम कार्ड या बाकी सर्विसेज नहीं दी जाती, पूरा किट नहीं आता, आपको अपग्रेड करना पड़ता है उस डिजिटल अकाउंट से सेविंग अकाउंट में, तब आपको सारी चीजें मिलती है। एसबीएम में ऐसा नहीं है। एसबीएम में एक सेविंग्स अकाउंट कस्टमर को मिल रहा है सारी सर्विसेज के साथ, पूरी तरह फ्री, तो ₹0 खर्च किए हुए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ऑन बोर्डिंग एसबीएम का कैसे होता है। ओके, तो एसबीएम की अगर मैं ऑन बोर्डिंग की बात करूं, ऑलराइट, तो आप देख पाएंगे ना ऑन बोर्डिंग जो होगा पूरी तरह से डिजिटल है, पूरी तरह से सेंट्रली गवर्नड है, यानी कि हेड ऑफिस से होता है एसबीएम के, डिजिटली होगा, क्योंकि आप वक्रांगी केंद्र हो, फिजिकली कोई नहीं आएगा, उनको पता है हमारे केंद्र कैसे है। ठीक है, ब्रांडिंग वो देख चुके हैं, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, कुछ भी नहीं। ओके, सिर्फ एक सेटलमेंट अकाउंट खोलना है, बीसी की डिटेल्स अपडेट करनी है वीकेएमएस पर, सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है वीकेएमएस पर, वो करते ही 7 दिन के अंदर आपका बीसी पॉइंट रेडी। राइट, नेक्स्ट, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, जहां एसबीएम का बीसी पॉइंट आपका रेडी होगा 7 दिनों में, वहीं पर दूसरे बैंक का बीसी पॉइंट लेता है 3 से 6 महीने। फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, दूसरे बैंक्स में है। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है बैंक पर, दूसरे बैंक्स में है। दूसरे बैंक की डिपेंडेंसी मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक फ्रेंचाइजी है, जिन्होंने मुझे हाल ही में बताया था एक ट्रेनिंग के दौरान कि वो एक XYZ बैंक के बीसी पॉइंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ओके, बहुत ही बड़ी बैंक है, नेशनलाइज। तो उस बैंक के वो बीसी पॉइंट है, और वो मुझे बोल रहे थे कि हमारे अकाउंट्स वहां पे पेंडिंग है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था ना, वो उनको अकाउंट फिजिकली खोलना होता है, मतलब फॉर्म भरना होता है कस्टमर का, और बैंक ब्रांच में जाके जमा करना होता है।
तो उनके जमा हुए हुए बहुत सारे फॉर्म्स पेंडिंग थे, बैंकर्स बहुत ज्यादा वर्कलोड था, तो काफी दिनों से पेंडिंग थे, तो अकाउंट नहीं खोल रहे थे। तो इतना डिपेंडेंसी हो जाता है बैंक के ऊपर। बट एसबीएम में ऐसा नहीं है, एसबीएम कंप्लीट डिजिटल है। आपने आधार नंबर पैन नंबर डाला, जनरेट किया, डिटेल्स डाली, 2 से 3 मिनट, मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, 2 से 3 मिनट लगता है, या मैक्स 5 मिनट्स, अकाउंट जनरेट हो जाता है। आप कस्टमर को प्रिंट करके दे देते हो, ये लीजिए सर आपके अकाउंट की डिटेल्स। तो ये होता है, डिपेंडेंसी नहीं है आपकी बैंक के ऊपर। ओके, और एक बात, आपको जो है ना बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अपने सेटलमेंट अकाउंट के लिए। ओके, सेटलमेंट अकाउंट आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में खोलते हो, किसी भी बैंक ब्रांच में, एसबीएम में कोई प्रेफर्ड लिस्ट नहीं है, आप जो बैंक में चाहो खोल दो। ठीक है, हमने कल ही सीखा था सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है डे 1 पर, और उसके बेनिफिट्स क्या होता है। मैं फिर से रिकैप करूंगा इस स्लाइड के बाद में। ओके, बाकी बैंक्स में आपको प्रेफर्ड लिस्ट होती है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है हमारे पास, रियल टाइम ट्रांजैक्शन का एमआईएस मिल जाता है, एसएसएस ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई हेडेक नहीं, क्विक रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि कंप्लीटली डिजिटल है, तो सर्वर अप टाइम बहुत ही अच्छा है। कोई इशू अगर आता है तो इशू रिजॉल्व कर कर वापस से ऑनलाइन होने में सर्विसेज को ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट ओपनिंग में 40 रुपए का कमीशन है, बाकी बैंक 16 से 20 रुपए का कमीशन देते हैं एवरेज। और नेक्स्ट, ईएमआई कलेक्शन के लिए 0.28% का अलग से आपको कमीशन मिलता है। ओके, एफडी अगर आप बनाते हो तो 0.35% का कमीशन है। बाकी बैंक ब्रांच में कितना होता है? यानी से 20 रुपए फिक्स। यानी कि सोचिए कोई आपके पास आ रहा है, 1000 बनाए या 1 लाख बनाए या 10 लाख का ही क्यों ना बनाए, बाकी बैंक के बीसी पॉइंट पे मिलेगा 20 रुपए। मगर एसबीएम के बीसी पॉइंट पे आपको कितना मिलेगा? 0.35%, यानी कि 3500 मिलेंगे 10 लाख के एफडी पर। तो ये फर्क होता है। तो हाईएस्ट कमीशन है, भले ही आप कैश विड्रॉल या डिपॉजिट की बात करें। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कमीशन आपका होता है, ओके, उसमें जीएसटी पहले ही पेड हो जाता है वक्रांगी की तरफ से। ऑलराइट, लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए 47.2 जीएसटी के साथ वक्रांगी पे करते हैं, और आपको 40 मिलता है जो आपका प्रॉमिस कमीशन है, यानी कि आपका जो कमीशन मिल रहा है उसमें से जीएसटी पहले ही पेड हो चुका है। ओके, लेकिन याद रखिए कमीशन जब पेड होगा उसमें टीडीएस लगेगा। ऑलराइट, वो रहता है, बाकी और कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो कमीशन जो मैंने बात की थी एफडी की 0.35%, तो वक्रांगी पे करते हैं 0.413%, यानी कि जीएसटी पे करके आपको 0.35 मिल रहा है। राइट, तो आपका कहीं पर लॉस नहीं है। नीचे देखिए, ट्रांजैक्शन मंथ प्लस 1 मंथ, यानी कि जनवरी के ट्रांजैक्शन का कमीशन आपको मिलेगा मार्च में, मार्च के ट्रांजैक्शन का कमीशन आपको कब मिलेगा? मार्च, अप्रैल, मई में, और अप्रैल का जून में। ऐसे ट्रांजैक्शन मंथ प्लस 1 मंथ, ये होता है पे आउट पीरियड। ठीक है, पहले से ही सारी चीजें डिफाइंड है, कितना मिलेगा कैसे मिलेगा। राइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी समझते हैं एसबीएम का प्रोसेस। ओके, एसबीएम का प्रोसेस कैसे काम करता है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस 3 आसान स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है बीसीए। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन बनेगा आपका बीसीए, यानी कि बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट, कौन बनेगा, कौन ये सर्विसेज रन करेगा। उसकी डिटेल्स आपको वीकेएमएस पे अपडेट करनी है। दैट्स इट, डन, आपका काम हो गया। दूसरा स्टेप, आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाओगे, एक बैंक सिलेक्ट करोगे, 2-3 बैंक में जाकर आपने पसंद की कि हाँ ठीक है ये एक बैंक मुझे अच्छी लग रही है, मुझे इस बैंक के ब्रांच में
अपना सेटलमेंट अकाउंट खोलना है, ऑलराइट। तो सेटलमेंट अकाउंट खोलते वक्त, ओके, आप पहले क्या करेंगे, वहां का आईएफएससी कोड लेके आएंगे, हमारे अपने वीकेएमएस पे डालेंगे, अपने एफआरएम को देंगे, आपको मिलेगा एक लेटर हमारी तरफ से, हमारी ओर से। इस लेटर में एक रिक्वेस्ट होगा, सेटलमेंट अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट, ओके। तो ये रिक्वेस्ट लेटर आप वहां पे देंगे, सेटलमेंट अकाउंट खोल देंगे, और सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल्स आप अपडेट करेंगे अपने वीकेएमएस पर, अपने एफआरएम को भी देंगे, उसका प्रूफ भी अटैच करेंगे, ठीक है। ये करने के बराबर 7 दिन के अंदर आपका एसबीएम का बीसी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आसान स्टेप है, हम समझ गए, ओके। अब पर आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने कहा था, हमने सेटलमेंट अकाउंट कल सीखा था, ओके। पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ और लोग भी ज्वाइन हुए हैं जो डे 1 पर नहीं थे, ठीक है। तो मैं सेटलमेंट अकाउंट का एक छोटा सा रिकैप करता हूँ, ओके। आपको तो एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ कि सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले हल, ठीक है, मैं इसी पे कर देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अभी आप सभी को एक व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, ओके। ओके, क्या आपको सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, हाँ, तो अभी आ चुका है, ठीक है। तो अभी आप सभी देख पा रहे हो ये व्हाइट बोर्ड, ऑलराइट। तो मैं अभी इसमें आपको समझाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली एक सेटलमेंट अकाउंट कैसे काम करता है, ऑलराइट। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे, आपका एक बैंकिंग का पॉइंट है, ओके। आप एक बीसी पॉइंट रन कर रहे हो, ऑलराइट। अब ये जो बीसी पॉइंट है, ओके, ये रन करने के लिए आप क्या करते हो, नियरेस्ट जो बैंक है, सॉरी, डोंट माइंड, 1 मिनट, ये ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर भी एक डाल देते हैं टेक्स्ट, ओके। तो ये आपकी फ्रेंचाइजी है, ये बैंक है, इसमें आप पहले खोलेंगे एक सेटलमेंट अकाउंट, ओके। सॉरी फॉर दिस, राइट। तो सेटलमेंट अकाउंट कैसे काम करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, आपके पास एक आते हैं कस्टमर, ओके। अब ये जो कस्टमर है, ओके, ऑलराइट, ये आ गए कस्टमर आपके बीसी पॉइंट पर, ठीक है। और इन्होंने बैंकिंग की सर्विस का इस्तेमाल किया, इन्होंने कुछ पैसे विड्रॉ किए, आपने इनको कुछ कैश दे दिया, ओके। अब क्या होगा, इनके खुद के बैंक से, राइट, सॉरी, कस्टमर के बैंक से पैसे कटेंगे, राइट, और ये पहुंच जाएंगे आपके सेटलमेंट अकाउंट में, ठीक है। और आप क्या करते हो, दूसरे दिन फिर से पैसे विड्रॉ करते हो अपने सेटलमेंट अकाउंट से, ओके, और फिर से अपने कस्टमर्स को देते हो। तो ये ऐसे साइकिल चलता है। जो सेटलमेंट अकाउंट है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आप बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त कुछ पैसे आप अपने सेटलमेंट अकाउंट से विड्रॉ करते हो और अपने कस्टमर्स को देते हो एज अ कैश विड्रॉवल, वो अपने अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट होते हैं और आपके सेटलमेंट अकाउंट में आ जाता है। इस तरह से चलता है अपना
सेटलमेंट अकाउंट। बट हमें एक चीज याद रखनी है, ये जो सेटलमेंट अकाउंट होता है इसमें कोई और सर्विस हम नहीं ले सकते, यानी कि इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी पेमेंट के लिए। इस अकाउंट में मैं किसी और का चेक नहीं डिपॉजिट कर सकता। इन शॉर्ट, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मेरे बीसी पॉइंट के काम आएगा, ठीक है। यानी कि मैं बीसी पॉइंट के अलावा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऑलराइट, आपको ये बेसिक से पॉइंट याद रखना है। ऑलराइट, नाउ अभी आपको क्या करना होगा, आप जब सेटलमेंट अकाउंट ओपन कर रहे हो, ओके, इसमें 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने। फर्स्ट, ये एक करंट अकाउंट होना चाहिए, ओके, इट हैज टू बी करंट अकाउंट, राइट, फ्रेंचाइजी के नाम पर होगा, और ये अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इसको टीडीएस का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो वो सिर्फ एक प्रिंट आउट होता है जो देना है। एक आरबीआई का भी एक सर्कुलर है जिसका प्रिंट आउट आपको देना है, और अकाउंट ओपनिंग का जो रिक्वेस्ट एक लेटर होता है हमारी तरफ से आपको मिलता है, वो प्रिंट आउट आपको साथ में अटैच करना है केवाईसी के साथ साथ, जो बैंक की केवाईसी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम वापस जाते हैं हमारे टॉपिक पर। नाउ गोइंग बैक टू आवर टॉपिक, ओके। आप सभी अभी मेरी स्क्रीन दोबारा से देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी आप समझ गए सेटलमेंट अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, पहले आपने बीसीए की डिटेल्स अपडेट करनी है, आईएफएससी कोड डालना है नियरेस्ट बैंक ब्रांच का, ओके, और फिर सेटलमेंट अकाउंट आपको अपडेट करना है। और एक बात याद रखिए, आप प्लीज इस पे ध्यान देना, जब भी आप सेटलमेंट अकाउंट खोलने जा रहे हो नियरेस्ट बैंक ब्रांच में, वहां पर प्लीज आप पूछ लीजिए कि कोई कैश विड्रॉल चार्जेस ना हो, ओके, मेक इट वेरी क्लियर। पूछ लो बैंक से कि कोई भी कैश विड्रॉल चार्जेस ना हो, या तो वो एग्जाम कर सके या तो उसे हटा सके। द रीजन इज, कैश विड्रॉवल आपको डेली करना है, क्योंकि आपको डेली पैसे अकाउंट से निकालने हैं, बीसी पॉइंट पर लाना है, उसके आपको कस्टमर्स को देना है, ओके। तो अगर आपने वो नहीं किया, बाद में आपको कैश विड्रॉवल चार्जेस से ये बिजनेस महंगा पड़ेगा या लॉस हो सकता है, राइट। ऐसे ही बैंक में खोलिए जहाँ पे कैश विड्रॉवल चार्जेस ना हो। बहुत सारी बैंक है कैश विड्रॉल को कम करने के लिए चार्जेस लगाते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बहुत ज्यादा चार्जेस लगाते हैं, ठीक है। प्लीज चेक, ऑलराइट। अभी वापस हम जाते हैं हमारे टॉपिक पर, okay? तो अभी हम 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे, वो 3 स्टेप मैं आपको सिस्टम पे बता रहा हूँ। आप सभी को पता है वीकेएमएस हमने कल पूरी तरह डिटेल में सीखा है। तो आपने वीकेएमएस पे लॉगिन कर लिया, ऑलराइट। वीकेएमएस पे लॉगिन करने के बाद आप चले गए माई वीकेएमएस के टैब पर, उसमें आप गए माई बीसीए डिटेल्स पर, ओके। जैसे ही आपने माई बीसीए पे क्लिक किया, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, माई बीसीए डिटेल एंट्री, राइट। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना, बैंक का ऑप्शन आता है, बैंक का नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, आप क्लिक करो। आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ड्रॉप डाउन मिलता है, और इस ड्रॉप डाउन में आप देख पाएंगे बहुत सारी बैंक्स है। आपको सिलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया ना, आपके पास ऐसे आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पर है ना, बीसीए की डिटेल्स मांगी जा रही है। बीसीए होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट, वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसको ये बैंकिंग की सर्विस चलानी है। तो 2 ही ऑप्शन है, आप खुद एज ए फ्रेंचाइजी ये करने वाले हो, या कोई और व्यक्ति है, फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप खुद एक फ्रेंचाइजी, खुद बीसीए है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होता है, टिक मार्क है, ओके। और जैसे ही आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, तो आगे कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, आपकी डिटेल्स अपडेट हो गई, ठीक है। अगर कोई और है तो फिर आपको सिलेक्ट करना है दूसरा ऑप्शन, ओके, और उसकी डिटेल्स फिर आपको अपडेट करनी होगी।
तो डिटेल्स पूरी होगी, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनका सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है, आईएफएससी कोड। ओके, आईएफएससी कोड क्या होता है? देखिए, आईएफएससी कोड से आपको समझ में आता है कि ये आईएफएससी कोड किस बैंक का है, किस ब्रांच का है, कौन से लोकेशन पे वो ब्रांच है। आईएफएससी कोड ये डिटेल्स देता है। ऑलराइट, तो नियरेस्ट बैंक ब्रांच जहां पर आप गए, जहां पे आपने इंक्वायरी की कि मुझे सेटलमेंट अकाउंट खोलना है आपके बैंक में, आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिए। ओके, और वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ओके आपने जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए और अपना अकाउंट ओपन कर दिया। ऑलराइट, या अकाउंट ओपन करने की रिक्वेस्ट दे दी, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, वहां से आईएफएससी कोड लाएंगे, यहां पर आप अपडेट कर देंगे, ऑफिस सबमिट, दैट्स इट। आपने ये किया और आपको लेटर मिलेगा हमारी तरफ से, अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट लेटर, जो आपको देना है अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में और वहां से अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा ना आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सेटलमेंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है बीसीए, कौन करेगा ये सर्विस, उसकी डिटेल्स अपडेट करनी है। डिटेल्स अपडेट करने के बाद में आपको अपडेट करना है आईएफएससी कोड। ठीक है, भी हो गया। अब आपको एक डेडिकेटेड करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट रहेगा, फ्रेंचाइजी के नाम पे रहेगा, ये बैंकिंग हेड के अंडर मैप होगा, बीसी कोड के अंडर मैप होगा। इसको टीडीएस का एग्जेम्पशन मिलेगा एज पर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, जो दूसरे भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, केवाईसी, वो भी आपको देने होंगे एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट। ठीक है, और एक बार ये अकाउंट खुल गया, ओके, उसके 7 दिन के अंदर आपका बीसी पॉइंट एक्टिव होता है। मगर आपको पहले सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है वीकेएमएस पर, साथ ही साथ आपको अपने एफआरएम को भी देना है, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर को आपको ये डिटेल्स देनी है। ओके, तो जैसे ही आपने वो डिटेल्स दे दी, 7 डेज के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टार्ट हो जाए। राइट, तो ये था हमारा पार्ट 2। ओके, तो बैंकिंग में पार्ट 2 था एसबीएम के बारे में, जो वक्रांगी में चलता है एसबीएम, उसे कैसे लिया जाए, उसे कैसे स्टार्ट किया जाए, एक्टिवेट किया जाए। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा एसबीएम का बीसी पॉइंट का ऑपरेशंस। ओके, यानी कि आपने एसबीएम की सर्विस ले ली, स्टार्ट कर दी है। ओके, अब ये सर्विस आप दे रहे हो अपने कस्टमर्स को। ओके, तो उस ऑपरेशंस के वक्त आपको क्या क्या करना होगा, कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको, जो बाद में तो फिर आप जैसे ही स्टार्ट करते हो तो बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जान जाएंगे। ओके, बट हम बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि लॉगिन कैसे हो और आप कैसे इस सर्विस को यूज कर पाए। ठीक है, ऑलराइट, तो मेरी स्क्रीन अभी आप सभी को विजिबल है। ओके, ओके, तो अभी हम आ जाते हैं इस थर्ड पार्ट के ऊपर। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए इसका जो एजेंडा है उसमें ये सारी चीजें कवर होगी। लॉगिन प्रोसेस क्या है, अकाउंट ओपनिंग के स्टेप्स क्या है, बैलेंस इंक्वायरी कैसे करता है, कैश का डिपॉजिट या विड्रॉवल की एंट्री कैसे होती है, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वॉलेट, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ सको कि एसबीएम का बैंकिंग का ऑपरेशंस कैसे चलता है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, यानी कि वीकेएमएस के लॉगिन से। राइट, तो आप वीकेएमएस पे गए, आपने लॉगिन किया। ओके, आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। फिर आप देखोगे ना लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा बैंकिंग का टैब। ओके, तो बैंकिंग के टैब में होगा एसबीएम बैंक। ओके, तो आप एसबीएम बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ऐसे BCA लॉगिन का स्क्रीन आएगा। ओके, तो याद रखिए जो भी BCA है, ओके, नेसेसरी नहीं है कि फ्रेंचाइजी खुद ही हो, कोई फैमिली मेंबर या कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है जो BCA बन चुके हैं। ओके, उनकी उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। BCA का जो भी मोबाइल नंबर है उसी पर OTP आएगा, वो OTP एंटर करना है, तब आगे लॉगिन होगा। ओके, तो आपने लॉगिन कर लिया, आपने स्टार्ट कर दिया आपका BC पॉइंट का ऑपरेशंस, SBM का लॉगिन आपका यहाँ से हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी बता देता हूँ क्या क्या दिखता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे सर्विसेज का टैब है, ड्रॉप डाउन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका खुद का नाम, आपका ID। ओके, ये SBM बैंक जहाँ पे लिखा है उसके नीचे आपको दिखेगा वॉलेट बैलेंस। ओके, कल हमने सीखा था वक्रांगी वॉलेट के बारे में, जो वक्रांगी का ई वॉलेट है। ओके, उसे आप इस्तेमाल करते हो ना बहुत सारी सर्विसेज के लिए, जो वक्रांगी के VKMS के थ्रू दी जाती है। ओके, पर SBM का खुद का एक वॉलेट है। ओके, इसका इस्तेमाल SBM की बैंकिंग सर्विस में होता है। ऑलराइट, तो ये कैसे होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको उसका बैलेंस दिख रहा है। ओके, एंड में हम उसको डिटेल में देखेंगे कि वॉलेट कैसे चलता है, ठीक है। बट ये सिर्फ SBM के लिए इस्तेमाल होगा, इतना मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा BCA का नाम ऊपर, BCA कौन है, BCA की ID क्या है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन के पीस हो गए। नीचे की तरफ देखिए, आपको दिख रहा है अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन और कैश विड्रॉवल। उसके बाजू में ही है मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, माय लेजर। ओके, अभी आपने देखा होगा इसमें कुछ मिसिंग है। यस, FD और RD जो हमने पहले डिस्कस किया था वो अभी फिलहाल इसमें नहीं है, वो कुछ दिनों बाद ऐड होगा, क्योंकि BCA के लिए अभी SBM के BC आई थिंक ज्यादा समय नहीं हुआ है, इट हैज बीन कपल ऑफ मंथ्स। तो कुछ टाइम में आप देखोगे यहाँ पे FD RD और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम इसको एक एक करके देखते हैं। समझिए हम जा रहे हैं अकाउंट ओपनिंग पर, तो ये अकाउंट ओपनिंग पे आपने क्लिक किया। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ऐसा डिटेल्स आ जाएगा। ओके, जहाँ पे जिस किसी का भी आपको अकाउंट खोलना है, जिस कस्टमर का आपको अकाउंट खोलना है, उसका आधार नंबर और उसका पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना मैंडेटरी है। ओके, फ्यूचर में शायद इसमें से कुछ ऑप्शंस हट जाए। ओके, बट अभी फिलहाल ये दोनों भी इंफॉर्मेशन डालना मैंडेटरी है, क्योंकि ये डिजिटल अकाउंट है जो इंस्टेंटली खुलता है। इसके लिए ये दोनों इंफॉर्मेशन डालकर वेरीफाई करके ये इंस्टेंटली खोला जा सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया आधार, यहाँ पे पैन। फिर ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद ओके, आपको आगे बढ़ना है। सबमिट करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने आई एग्री पे क्लिक किया, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, और एक बायोमेट्रिक डिवाइस, देखिए ये ऐसे छोटा सा बायोमेट्रिक डिवाइस होता है जिससे एक फिंगर का स्कैनिंग हो सके। ओके, ये फिंगर का स्कैनिंग हो सकता है, सिंगल फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस। हम आपको बहुत बड़ी डिवाइस नहीं, छोटी सी डिवाइस है जो आप ले सकते हो, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती है। तो ये आप लेंगे, राइट। तो आपने उधर आधार पैन कार्ड डाला, फिंगर से यूज करते हुए, बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हुए आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। तो KYC आपका पूरा हुआ। ओके, KYC का फायदा ये होता है, जब फिजिकल KYC करते हैं तो बैंक को बार बार KYC करनी पड़ती है। KYC एक ही बार होता है, क्योंकि वो डिजिटल होता है, आधार और पैन कार्ड बेस्ड, बार बार नहीं करना पड़ता। कमिंग बैक, अभी अकाउंट ओपनिंग का एक आगे फॉर्म आ जाएगा। देखिए कस्टमर पहले ही वेरीफाई हो चुका है आधार पैन कार्ड के बेसिस पे बायोमेट्रिक डिवाइस से, अब उनकी सिर्फ डिटेल्स अपडेट करनी है।
पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस, ये अपडेट करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर नीचे आएगा अदर डिटेल्स, जहां जहां पे एस्ट्रिक्स है वो सारा मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा नॉमिनी, यस नो। कस्टमर नो बोलते हैं तो इंफॉर्मेशन हट जाएगी, अगर वो यस बोलते हैं तो नॉमिनी की डिटेल्स ऐड हो जाएगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अकाउंट हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। तो आपने देखा 3 स्टेप में कहूंगा, इसको 3 स्टेप में डिवाइड कीजिए। पहला स्टेप आधार पैन कार्ड बायोमेट्रिक, स्टेप 1। स्टेप 2 कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स। स्टेप 3 नॉमिनी की डिटेल्स, सबमिट, अकाउंट खुल गया। ये प्रोसेस कहीं भी 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर हो जाता है पूरा, और आप कस्टमर का अकाउंट खोल देते हो ये 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ऑलराइट, नेक्स्ट बैलेंस इंक्वायरी। ओके, अब बैलेंस इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको लेना है कस्टमर का। देखो बैंक तो आपको पता है ऑलरेडी, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। आपको लेना है कस्टमर का आधार नंबर और उनका अकाउंट नंबर, 2 चीजें, वो यहाँ पे आप अपडेट कर दो और आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे टिक मार्क डालना है, आई एग्री, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही दिखाएगा ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल, बैलेंस यहाँ पे लिख कर आ जाता है, बैलेंस इंक्वायरी हो गई। नेक्स्ट आता है कैश डिपॉजिट। अब कस्टमर आपके पास आए, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक किया, नेक्स्ट, ये स्क्रीन ओपन हो गया। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी जरूरी है, कैश डिपॉजिट फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एसबीएम के कस्टमर कर सकते हैं। ओके, यानी एसबीएम के कस्टमर खुद अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई उनके बिहाफ पे कर रहा है, मगर एसबीएम अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो सकता है बीसी पॉइंट से। इसमें भी बैंक का नाम, आधार नंबर और अकाउंट नंबर के साथ साथ अमाउंट जो डिपॉजिट करना है वो, ये 4 चीज आपको अपडेट करनी होती है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ले लेंगे यहाँ पे बैंक कौन सा है, एसबीएम। अपने आधार लिया, अकाउंट लिया, आप आगे बढ़े, ठीक, अपनी डिटेल्स डाल दी, डन। लेकिन इसमें एक और बात याद रखनी है, मिनिमम 100 रुपीज और मैक्सिमम 10,000 रुपीज एक ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, एक ट्रांजैक्शन 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के अंदर हो सकता है। एक एसबीएम का कस्टमर दिन में 5 ट्रांजैक्शन बीसी पॉइंट के थ्रू कर सकता है। ओके, ध्यान से समझिए, ये बीसी पॉइंट के थ्रू सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने वो कर दिया, आपको सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, यानी कि उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गए। तो ये पैसे कहाँ से गए, उन्होंने तो आपको कैश दिया, पैसे कहाँ से गए, तो जो आपका एसबीएम का वॉलेट है उसमें से पैसे डिडक्ट होते हैं और कस्टमर के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, और कस्टमर आपको कैश पैसा देते हैं जो वो डिपॉजिट करना चाहता है। ठीक है, आप कस्टमर से कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते हो। ठीक है, आपको जो भी कमीशन है वो वक्रांगी की ओर से जीएसटी पे करके आपको बाद में दी जाती है। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैश विड्रॉवल। तो आपने कैश विड्रॉवल के लिए इस पे क्लिक किया, अब ओपन हो गया आपका कैश विड्रॉवल का स्क्रीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर बैंक का नाम लिया आपने, आधार लिया, अकाउंट नंबर और अमाउंट, और अब आगे बढ़ते हो, राइट, वेरीफाई करते हो। यहाँ पे भी 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच ट्रांजैक्शन हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 10,000 है, उसके ऊपर का नहीं होगा, राइट। अब इसमें एक फर्क है, इसमें कोई भी बैंक का कस्टमर आकर आपके बीसी पॉइंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है खुद के अकाउंट से। ओके, तो इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, देखिए, आपके लिए सारे बैंक के कस्टमर ओपन हो गए, राइट, वो इधर आ रहे हैं और आपके अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं।
दोनों में एक छोटा सा फर्क है। जब एसबीएम के कस्टमर विड्रॉ करेंगे, ओके, वो दिन में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 100 से 10,000 के बीच, ठीक है। बाकी बैंक के कस्टमर जब आके विड्रॉ करते हैं वो भी 100 से 10,000 के बीच कर सकते हैं, मगर 5 नहीं रहेगा, वो उनके बैंक अकाउंट पे डिपेंड करेगा, उनके बैंक के जो नॉर्म्स है उस पर डिपेंड करेगा। अगर उनका कैश विड्रॉल लिमिट दिन का 20,000 सेट है तो शायद वो 2 ही कर पाए, राइट। अगर 10,000 सेट है तो 1 ही कर पाए। तो ऐसा लिमिटेशन जो है उनके बैंक से सेट होता है। हमारे यहाँ जब वो आके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से 100 टू 10,000 यानी कि 100 से 10,000 रुपए के बीच ही वो विड्रॉ कर सकते हैं खुद के अकाउंट से, ठीक है। अब फर्क कहां पर है? फर्क है ट्रांजैक्शन के प्रोसेस में। देखिए, जब एसबीएम के कस्टमर आते हैं वो हमारे कस्टमर हैं, ये हमारा बीसी पॉइंट है, तो इसे हम कहते हैं ऑन अस, ONUS, ऑन अस। तो ये एक ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या होगा, हमारे एसबीएम के कस्टमर ऐसे ही फॉलो करेंगे, अपना आधार देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। अब ओटीपी वो जब आपको देंगे, आप एंटर करोगे, वेरिफिकेशन हो गया, तो पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। बहुत आसान है। मगर दूसरे बैंक के जब कस्टमर्स आते हैं, ओके, तब क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग देंगे अपना आधार नंबर, ओके, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर दे दिया, आधार नंबर दे दिया, और वो इस्तेमाल करेंगे फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर, यानी कि बायोमेट्रिक का स्कैन, एक बायोमेट्रिक का ऑथेंटिकेशन, यानी कि इस्तेमाल होगा AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार लिंक बैंक अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, मगर उनको बायोमेट्रिक से करना पड़ेगा। ये फर्क है बाकी बैंक अकाउंट के कस्टमर्स के विड्रॉल में और एसबीएम के विड्रॉल में। बाकी प्रोसेस पूरा सेम है, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। मिनी स्टेटमेंट, अगेन मिनी स्टेटमेंट सिर्फ एसबीएम के कस्टमर्स के लिए है। आप उस पर जाएंगे, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आधार नंबर लेंगे, सबमिट, वेरीफाई करेंगे, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपको मिनी स्टेटमेंट दिखेगा, कस्टमर को वाया एसएमएस उनके रजिस्टर्ड नंबर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर का अभी जो लिमिटेशन है, मैं लिमिटेशन बोल रहा हूं, ओके, क्या है। देखिए, फंड ट्रांसफर अभी फिलहाल सिर्फ एसबीएम टू एसबीएम होता है, ओके, यानी कि कस्टमर आते हैं, ये 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक एक ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। पर दोनों भी अकाउंट जिससे ट्रांसफर किया जा रहा है या जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, दोनों भी एसबीएम ही होने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का अकाउंट ही होना चाहिए, उसी में फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। फंड ट्रांसफर में भी वो आपको कैश देते हैं तो वो वॉलेट से होगा, वो अपना अकाउंट देते हैं, सॉरी, फंड ट्रांसफर में उनके अकाउंट से डिडक्ट होकर दूसरे के अकाउंट में जाएगा, मगर दोनों भी पार्टीज एसबीएम के अकाउंट होल्डर होने चाहिए, ठीक है। तो ये है फंड ट्रांसफर जो अभी फिलहाल अवेलेबल है अपने बीसी पॉइंट के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप इस पे क्लिक करते हो, आगे आप सिलेक्ट करोगे ट्रांजैक्शन का स्टार्ट डेट, एंड डेट, और आप पूरी डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉलेट। अब ये एसबीएम का वॉलेट क्या है? कल तो हमने समझा था वक्रांगी वॉलेट, तो एसबीएम का वॉलेट क्या है? ये भी एक तरह का प्रीपेड अकाउंट है, प्रीपेड वॉलेट है, मगर जो बैंकिंग के सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। इसमें भी आप कैश लोड करते हो। तो इन शॉर्ट आप क्या करेंगे, आप जो है पैसे जो विड्रॉ करते हो बैंक से, सेटलमेंट अकाउंट से, तो पूरे नहीं विड्रॉ करेंगे। सेटलमेंट अकाउंट से कुछ अमाउंट आप अपने वॉलेट अकाउंट पे डालेंगे और कुछ अमाउंट आप कैश अपने सेंटर पे लाएंगे, ताकि कोई अगर विड्रॉ करने आ रहा है तो आप उनको कैश दे दो, कोई डिपॉजिट कर रहा है तो कैश लेके वॉलेट से वो पैसे उनके अकाउंट में जा रहे हैं, ठीक है। ये इतना सिंपल है।
नेक्स्ट, वॉलेट का अकाउंट का बैलेंस ऊपर दिखाई देता है ऐसे टॉप में। इसका भी रिचार्ज जो करने का प्रोसेस है, जो कल हमने सीखा था, वक्रांगी के ई वॉलेट के रिचार्ज की तरह ही किया जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सेम 30 मिनट्स लगेंगे, ओके, रिचार्ज होने में, वॉलेट के अंदर पैसे आने में। तो वर्चुअल अकाउंट नंबर आप कैसे बनाएंगे, इस बार कल हमने सीखा था उसमें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। VKRNGPB डबल बी आता है और उसके आगे आपका VKID आएगा, ओके। याद रखिए बीच में कोई प्लस साइन नहीं है, यहाँ पर गौर से देखिए, कोई स्पेस, कोई हाइफन, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ VKRNGBB और आपका VKID आपको बिना कोई स्पेस या गैप लिख देना है। IFSC कोड यही रहेगा येस बैंक का, जो हमने कल भी देखा था। आप इसे PDF मैंने आपको बताया था कहाँ मिलता है, हमारा ट्रेनिंग का, आपके VKMS में, माई डाउनलोड्स सर्विस में रहेगा, इंडक्शन ट्रेनिंग सब सर्विस में रहेगा, ट्रेनिंग कोलैटरल, ओके। तो आप वहीं से डाउनलोड कर लो PDF, ये नंबर 2 पे आएगा, मॉड्यूल 2 बैंकिंग, वहां से डाउनलोड कीजिए और ये कोड आप वहीं से देख कर कीजिए, ठीक है। NEFT, RTGS, IMPS अब जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिशियरी का नाम रहेगा वक्रांगी लिमिटेड, LIMITD या LTD लिखे, कंप्लीटली आपका चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट के बारे में। अभी आपने कल सीखा था या हमने कल देखा था कि जो वक्रांगी का वॉलेट है उसमें एक बार पैसे चले गए, आप उसे वापस अपने अकाउंट में नहीं डाल सकते, राइट, उसे आपको इस्तेमाल करने होते हैं आगे, या आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के थ्रू खुद के अकाउंट में भेज सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। SBM का जो बैंकिंग का वॉलेट है उसमें जो आपने पैसे डाले हैं, अभी समझिए किसी कारणवश आपको उसमें से कुछ पैसे वापस अकाउंट में लेने हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे माई लेजर पे, माई लेजर पे जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। ये क्या है, वॉलेट विड्रॉवल रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे जो आपका अमाउंट है, ट्रांजैक्शन टाइप डालेंगे NEFT, IMPS, RTGS, अमाउंट डालेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आप डालेंगे OTP। जो भी BCA है उनके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आपने कर दिया तो आपका ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, ठीक है। अभी ये था पूरा प्रोसेस, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ओके। मैं आपके साथ 2-3 चीजें शेयर करूंगा। पहली चीज, देखिए SBM में अभी फिलहाल एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ अभी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर SBM टू SBM कर सकते हो, ठीक है। पर हमारे पास एक सर्विस है जिसे कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस, ठीक है। ये आपके वक्रांगी के वॉलेट के थ्रू होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करके जो भी कस्टमर आ रहा है जो SBM के अलावा किसी और बैंक को ट्रांसफर करना चाहता है, आप वो कर सकते हो। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे बैंक के कस्टमर जब आपके पास आते हैं, वो खुद के अकाउंट से कैश विड्रॉवल तो कर सकते हैं, पर खुद के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाते, तो उसका भी एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आप जो है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के थ्रू तो उनके ही अकाउंट में पैसे डाल दो, ठीक है। ये हो भी रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स जो जानते हैं कि उनका अभी बैंक अकाउंट जो है एक XYZ बैंक में है जो काफी दूर है, ओके। अब उनको वहां तक ट्रैवल करने में ही अगर समझिए 1000 रुपये डालने हैं और जाने के आने में ही उनके 50 रुपये से ज्यादा लग रहे हैं, आधे घंटे से ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो लॉजिकल ये हो जाता है ना कि इस नियरेस्ट फ्रेंचाइजी केंद्र में जाकर 10 रुपए खर्च करके 1000 रुपये खुद के ही अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो, ओके। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर ऐसे काम करता है जिसमें कस्टमर अपना एक वैलिड नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, और उनके जो बैंक में ट्रांसफर करना है उसकी डिटेल्स,
और फिर क्या होता है, एक बार रजिस्टर कर दिया हमने, पैसे उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये था सोल्यूशन। तो ये फिलहाल अभी एक चीज है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जो आपको हेल्प करेगा, ताकि दूसरे बैंक के कस्टमर जब आपके बीसी पॉइंट पे आए, खुद के अकाउंट में डिपॉजिट कर सके और खुद के अकाउंट से विड्रॉ तो वो वैसे भी कर सकता है। ठीक है, तो इससे आपका जो है कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, आप सभी बैंक्स को कैटर कर पाएंगे आसानी से।